नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज चर्चा होगी कि फाइनल हुए टिकट के बारे में। जी हाँ, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और दूसरी सूची में 43 नामों की घोषणा की गई है। इनमें से 10 नाम मध्य प्रदेश से घोषित किए हैं। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, भिंड से फूल सिंह भरैया, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, देवास से राजेंद्र मालवी, सीधी से कमलेश्वर पटेल, बैतूल से रामू टिकाम, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम, धार से राधेश्याम मुबेल और खरगोन से पोरलाल खरते को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की जो सूची जारी हुई है उसमें 10 सामान्य, 13 ओबीसी और 23 एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट दिया है और इस प्रकार क्षेत्रीय और जाति संतुलन का ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में फिलहाल कुछ ऐसे चेहरे मैदान में उतारे हैं जिनके बारे में ये कहा गया था कि ये जरूर चौंकाने वाले हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जब बीजेपी ने 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, वहीं कांग्रेस ने केवल 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। लेकिन बाकी की सीटों पर स्थिति कब तक साफ होगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कांग्रेस की सूची के उम्मीदवार कितने दमदार हैं, आज इसी पर विमर्श करते हैं। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। माफ कीजिए, सीधे चर्चा पर ही चलेंगे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है चेतन जी आपका। आवाज मिल रही चेतन जी आपको? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है। ब्रजेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम सारे बड़े चेहरों को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है और पहली सूची लगभग 17 से 20 नामों की हो सकती है, लेकिन ले देकर 10 नाम। निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस पहली सूची में अधिकांश मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। उसकी वजह भी ये थी कि बीजेपी अपने पत्ते खोल चुकी है, वो अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। लगभग 5 सीटों को छोड़ दिया जाए तो 24 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। तो आप देखिए कि इसके आधार पर आप ये मान सकते थे कि सामने किससे मुकाबला होगा आपका, उससे बेहतर आपका उम्मीदवार क्या हो सकता है। तो ये संभावना इस वजह से जताई जा रही थी कि कांग्रेस अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार घोषित कर देगी, क्योंकि उनको पता है कि मुकाबला किससे होना है। लेकिन 10 ही उम्मीदवार घोषित किए हैं। उनमें भी हमने देखा है कि 2 ही पुराने हैं जो कहा जा रहा था बदलाव कर देंगे। तो एक रामू टेकाम है, एक नकुलनाथ है जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। नकुलनाथ जीत गए थे, रामू टेकाम हार गए थे। बाकी के जो 8 उम्मीदवार हैं उनको आप नए कह सकते हो। उनमें 3 विधायक भी हैं लोकसभा के हिसाब से। उनमें 3 विधायक भी हैं जिन विधायकों पर उन्होंने दाव खेला है। उसकी वजह भी इसलिए हो सकती है कि एक, जैसे हम सिद्धार्थ कुशवाहा की बात करें तो वो लगातार अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ को साबित करते रहे हैं कि किस तरह से उनका जनाधार है, चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो। तो ये उम्मीदवार बेहतर मान सकते हैं कि अच्छा उम्मीदवार उतारा है, जिसकी संभावना जताई जा रही थी। बाकी के हम कमलेश्वर पटेल को देख लें, विधानसभा चुनाव हार गए। हालांकि जिस तरह से उनको ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, एक छत्रप बनाने की कोशिश की जा रही थी। हमने चाहे देखा है 15 माह की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार हो, लेकिन किस तरह से गुटबाजी भी नजर आई उसकी वजह से कि कमलेश्वर पटेल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कई बार हमने देखा अजय सिंह राहुल भैया नाराज हो गए थे। तो कांग्रेस ने उनके पास जो उम्मीदवार थे उनको कह सकते हैं कि बेहतर उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, चाहे वो जातीय समीकरण साधा हो, चाहे क्षेत्रीय समीकरण साधा हो। अब ये कितनी टक्कर दे पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उनमें बड़ा नेता कोई नहीं है। यदि नकुलनाथ को आप कहो तो वो कमलनाथ के बेटे हैं, इसलिए आप उनको बड़ा कह सकते हो, कमलेश्वर पटेल को कह सकते हो। लेकिन जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि दिग्विजय सिंह का भी नाम हो सकता है, कमलनाथ का भी नाम हो सकता है, अरुण यादव का भी नाम हो सकता है, अजय सिंह राहुल भैया का नाम भी हो सकता है, और जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं गोविंद सिंह, उनका भी नाम हो सकता है। तो ऐसे बड़े चेहरों पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देख रहे हैं कि अरुण यादव ने कहा है कि वो गुना से लड़ने के लिए तैयार है। उनसे पहले दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से मैदान में उतर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले हालांकि मना कर चुके थे दिग्विजय सिंह, लेकिन अरुण यादव ने यह दाव शायद इसलिए चला हो कि यादव की संख्या वहां पर ज्यादा है, तो समाज को साथ कर वो कहीं ना कहीं टक्कर देना चाहते हैं। और दूसरी जगह हो सकता है उनकी मंशा ये रही हो कि वो अपनी परंपरागत सीट से अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। इसी वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता किनारा करते भी हुए हमें को दिखे थे। शायद उनके किनारा करने की वजह से ही मुझे लगता है मनोज जी कि ये असमंजस की स्थिति है। या तो पार्टी आला कमान उनको साधने की कोशिश कर रहा होगा कि दिग्गजों को मैदान में उतार दिया जाए, जिससे एक माहौल बने। इस कारण बाकी के उम्मीदवारों की अभी घोषणा नहीं की गई हो। बिल्कुल। तो भट्ट जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि बड़ी संख्या में या तो अनुभवी लोगों पर दाव लगा दिया जाएगा, युवाओं पर दाव लगाया भी गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं 10 में से 3 विधायक हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। देखिए,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का अभाव है। बड़े नेता जो हैं वो इस स्थिति में है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस टिकट लेके घूम रही है कि टिकट ले लीजिए, नेता कह रहे हैं हमें टिकट नहीं चाहिए, कोई तरह तरह के बहाने बना रहा है। तो दिक्कत क्या है कि जो भी प्रत्याशी उतारना चाहती है कांग्रेस, उसमें डर लगता है कि पैसा भी खर्च होगा और हार भी सामने है, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह की हार मिली है कांग्रेस को, उससे कांग्रेस के नेताओं में जबरदस्त निराशा का भाव है। और आप देखिए कि लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनको बड़े नेता माना जाता था, वो धीरे धीरे कांग्रेस से चिटक के भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ रहे हैं। कुल मिला के स्थिति ये है कि कांग्रेस में पतझड़ का मौसम है और भारतीय जनता पार्टी में बहार का मौसम है। एक ही पत्ता लगातार गिरता जा रहा है और कांग्रेस इसकी चिंता भी नहीं कर रही। उसको शायद लगता है कि जो लोग भी जा रहे हैं वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। जैसे आप सुरेश पचौरी का भी उदाहरण दे रहे हैं। सुरेश पचौरी ने चुनाव एक बार लड़ा, उसमें वो हार गए। 4 बार उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, मतलब 24 साल तक वो पक्ष में से राज्यसभा के मेंबर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। लेकिन जब वक्त आया, कांग्रेस का बुरा वक्त आया, तो सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और भी तमाम नेताओं की जो स्थितियां हैं वो ये है। दूसरा, कांग्रेस इसलिए भी डर रही है कि ऐसा ना हो कि जिसको हम टिकट दे दें वो टिकट ले ले और शाम को भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन ले। अब तो उन्होंने 24 घोषित कर दिए, तो ज्यादा आशंका नहीं, और कांग्रेस को केवल 28 पे लड़ना है। समाजवादी पार्टी से क्या होता, घोषित तो भागीरथ प्रसाद को भी किया था। बिल्कुल, घोषित तो भागीरथ प्रसाद को भी किया था। उन्होंने तत्काल में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ऐसे ही आप राकेश चतुर्वेदी जी को देखो, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए। तो आपके साथ सबसे बड़ा संकट ये है कि अभी प्रत्याशियों की स्थिति ऐसी है कि कोई लड़ना नहीं चाहता। और उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, और देखिए कि ये एक बहुत बड़ा बहाना भी बन गया है जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा बहाना है कि साहब इन्होंने राम का विरोध कर दिए, इसलिए हमारी जो आस्था है वो दिख गई और इसलिए हम कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक मौका मिल गया है कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं में। लेकिन सवाल इस बात का है कि देखिए, जब किसी पार्टी से संकट आता है तो उसके कार्यकर्ता और उसके नेता ही उसको पार्टी को संभालते हैं। लेकिन यहाँ स्थितियां ऐसी नहीं है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जब पतझड़ आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बाद में नई कोपलें फूटती हैं और फिर वो बड़ा पत्ते का रूप धारण कर ले। तो कांग्रेस को लगता है कि हम एक नई लॉबी तैयार करेंगे, नए नेताओं की लॉबी तैयार करेंगे। हो सकता है कि हमको 2024 में सफलता न मिले, लेकिन 2029 में हम अपने जो नेता तैयार करेंगे, जो यंग होंगे, जो युवा होंगे, जवान होंगे, जिनमें एक अच्छी ऊर्जा होगी, सोचने का मात्रा होगा, नई बात सोचने का एक उनके अंदर भावना होगी, तो ऐसे नेताओं को हम तैयार करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में तो मुझे लगता है कि देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी ने कितने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन उसकी तुलना में आप देखिए कि कांग्रेस अभी भी ऊहापोह की स्थिति में कि हम किस नेता को लड़ाएं, किस नेता को ना लड़ाएं। तो कांग्रेस के साथ अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना जरूर शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पे ये स्थिति है कि यही नहीं पता है कि किसको टिकट मिलने वाली है। तो अब ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा या कहेगा कि ठीक है हम लड़ने तैयार हैं, लेकिन उसके मन में कोई बहुत ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि भावना नहीं होगी जीतने की। कहीं ना कहीं से उसको ये लगता है कि ठीक है पार्टी ने कहा है तो हम चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन मरे हुए मन से अगर आप किसी युद्ध में जाएंगे तो आपको हार मिलेगी, ये बात तय है। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी हार मिलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि रिजर्व सीटों पर ज़्यादा ध्यान दिया, SC ST वाली सीटों की संख्या ज़्यादा 10 में से भी। तो बेहतर होता कि अगर इन्हीं चेहरों पर दाव लगाना था, और लंबे समय से ये नाम हवा में थे कि कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं, तो उसी समय इनको अगर टिकट दे दिया जाता तो शायद आज बेहतर स्थिति होती। देखिए मनोज जी, बेहतर स्थिति हो सकती थी, या हम ये कह सकते हैं कि अब भी बेहतर स्थिति हो सकती है जिन पर दाव आपने लगाया। क्योंकि जो आपने बताया भट्ट जी ने कि हमारे टिकट देने में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं पार्टी आला कमान के पास कि भाई आपने टिकट घोषित कर दिया। जिस तरह से हालात दिख रहे हैं कि सुरेश पचौरी जैसा नेता जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहा और आपने कांग्रेस ने पर्याप्त मौके दिए, वो अपने समर्थकों के साथ चले जाते हैं। कमलनाथ को लेकर जिस तरह से अटकलें चल रही थी, तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको लेकर पार्टी आला कमान तय नहीं कर पा रहा है, कि वो ये देख नहीं पा रहा है या
उसके पास उतना फीडबैक नहीं जा रहा है कि अपने नेता कौन उनकी पार्टी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कौन उनको ऐन वक्त पर दगा दे जाएंगे। तो वो उन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इसको डिले किया होगा, क्योंकि हालात वैसे नहीं है। यदि कमलनाथ यदि रुके हैं, मान के चलिए यदि वो जा रहे थे, क्योंकि यदि वो नहीं जा रहे थे, कुछ नहीं था, तो धुआं बिल्कुल नहीं उठना चाहिए था मनोज जी। कहीं कहीं आग होती है तभी धुआं उठता है। और जिस तरह से कमलनाथ जी के बयान शुरुआत में सधे हुए आए, बाद में भी उन्होंने इस तरह से इनकार किया कि मैंने कब कहा था, ये एक तरह से मीडिया पे डाल दिया। लेकिन वो चाहते तो पहले दिन ही उस पर लगाम लगा सकते थे। तो जो कांग्रेस के नेताओं की जो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, जिस तरह का उनका फीडबैक आला कमान को मिल रहा होगा, मुझे लगता है इस वजह से अटकी होंगी। लेकिन एक और नाम मुझे ध्यान में आता है कि वो नाम घोषित हो सकता था मनोज जी, कांतिलाल भूरिया। मुझे नहीं लगता है कि ये नाम क्यों पार्टी ने अटका रखा है। क्या पार्टी उनका विकल्प कोई नया देखना चाहती है, वहाँ युवा को किसी नए चेहरे को लाना चाहती है? तो क्योंकि देखिए उनका बेटा विधायक है वहाँ से, और ये आदिवासियों का प्रमुख चेहरा भी रहे हैं। पार्टी ने खुद उनको अपना चेहरा बनाने की कोशिश भी लगातार की है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाने के नाते, चाहे केंद्रीय मंत्री बनाने के नाते। तो लगातार कोशिश रही है पार्टी को उनको एक बड़ा नेता बना जाए, आदिवासियों का नेता बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री जो आप बता रही हैं वो, तो आप देखिए कि उनका नाम क्यों नहीं है, तो क्या वजह है? और क्या छिंदवाड़ा की जो सीटों के नाम आए हैं, क्या जो कमलनाथ एपिसोड हुआ था उसके बाद तय हुआ है? तो ये बहुत सारी परिस्थितियां हैं, या सुरेश पचौरी जी के जाने के बाद होशंगाबाद, भोपाल या विदिशा लोकसभा क्षेत्र में किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनके समर्थक भी हैं, जैसे शशांक भार्गव पर आरोप भी लगते रहे, खूब चला भी सोशल मीडिया में कि वो भी कभी पाला बदल सकते हैं। तो अभी उनके समर्थक मौजूद हैं। अरुणोदय चौबे सागर देख रहे हैं, जिनका नाम था, अगले दिन बीजेपी में जाते। हाँ, पहले ही उन्होंने बोल दिया। तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं मनोज जी, जो पार्टी आलाकमान इन पर गंभीरता से सोच रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ जो पहले चोट हो चुकी है वैसी ही हो जाए, कि जिसको उम्मीदवार बनाए वही राम राम कर दे अगले दिन। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस नेताओं में हताशा है कि उनको लग रहा है कि चुनाव वो जीत नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति इस वजह से मुझे लगता है चुनाव की मैदान में उतरने से भाग रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव अब उसके उल्टे था। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि हम तो सत्ता में आ ही रहे हैं। तो आप देखिए वहां कितनी कसमाकस चल रही थी, दावेदारों की संख्या बड़ी वो थी, और एक तरह से हर व्यक्ति दावेदारी कर रहा था, हर बड़ा नेता चुनाव मैदान में उतरना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि हम सत्ता में आ रहे हैं। यहाँ परिस्थितियां और विपरीत हैं। यहाँ उसको लग रहा है कि वो केंद्र में सत्ता में नहीं आ रहे, तो क्यों अपना, एक तो पार्टी उतना आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं देती, आर्थिक रूप से मदद नहीं करती है, अपना पैसा भी खर्च करो, और एक ठप्पा लग जाता है बड़े नेताओं पे कि आप 2 चुनाव हार चुके, 3 चुनाव हार चुके। तो जो उनके विरोधी रहते हैं कांग्रेस में, जो टांग खींचने वाले कहते हैं, जो छत्रप होते हैं, वो उसी को मुद्दा बनाते हैं। अगली बार जब आप दावेदार होते हो तब वो ये नहीं देखते परिस्थितियां कितनी विपरीत थी, कि राहुल गांधी भी हार गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हार गए, तमाम बड़े नेता हार गए। लेकिन वो कहा जाता है कि आप देखिए 2 चुनाव हार चुके हैं, आप 3 चुनाव हार चुके हैं, तो आपका जनाधार घट गया है। 4 चुनाव हारने वाले अशोक सिंह को भी तो राज्यसभा भेज देती पार्टी। तो वहां आपको मजबूरी रहती है ना। देखिए ये तो अलग अलग फार्मूले रहते हैं कि आपको किसको आगे बढ़ाना है, तब आप उसके हिसाब से वैसे मापदंड आगे रखते हो, वैसे उसके प्रमाण आगे रखते हो। भाई आपके लिए यही नेता बेहतर रहेगा, क्योंकि लगातार पार्टी में रहा है। यदि आप उसको टांग काटना है या उनका टिकट काटना है, तो आप कह सकते हो कि देखिए ये तो लगातार हम इनको मौका देते जा रहे हैं, अब इनका कोई नहीं है, पार्टी इनका जनाधार नहीं है जनता में, और पार्टी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए उनका काट दिया जाता। तो दोनों तरफ चलते हैं नेता, कब कौन सा पक्ष का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो शायद कांग्रेस में ये ज्यादा होता है मनोज जी, इस वजह से डर रहता है नेताओं में। जी, तो भट्ट जी डर रहता है। लेकिन अगर देख रहे हैं कि अगर भूपेश बघेल चुनाव लड़ सकते हैं, तो दिग्विजय सिंह क्यों नहीं, कमलनाथ क्यों नहीं, अजय सिंह क्यों नहीं, सवाल है। और ये जो ऐसे नेता है, इन्होंने अपने पुत्रों को स्थापित कर लिया, चाहे जयवर्धन की बात कर लें, कैबिनेट मंत्री रह लिए कमलनाथ सरकार में, नकुलनाथ सांसद रह लिए, दोबारा से उनको टिकट मिल गया है। और कांग्रेस में तो परिवार का भी कोई संकट नहीं है कि भैया वंशवादी राजनीति को लेके कोई दिक्कत हो कि बेटे को टिकट दे दिया तो पिता को नहीं मिलेगा, और पिता को दे दिया तो पुत्र नहीं लड़ेगा, ये भी संकट नहीं है। नहीं, देखिए कमलनाथ की जहां तक बात है, तो कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि मैं छिंदवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और बड़े भावुक होकर वो वहां पे सभाएं ले रहे हैं कि मेरा परिवार है इस तरह। क्योंकि देखिए उनको ही लगता है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, और उनका जो राजनीतिक जीवन है वो इस एपिसोड के बाद से बहुत ज्यादा डिटोरिएट हुआ है। जो भाजपा में जाने वाली जो बात थी, उससे उनका जो पूरा एक आभा मंडल था वो ध्वस्त हो गया है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनको ना सही उनके बेटे का भविष्य जो है, राजनीतिक भविष्य, वो बना रहे। इसलिए उनका स्पष्ट कहना है कि नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे छिंदवाड़ा से। जहां तक दिग्विजय सिंह की बात है, मुझे लगता है दिग्विजय सिंह तो आज भी चुनाव लड़ सकते हैं, और उन्होंने इस तरह से एकदम स्पष्ट मना तो नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो भोपाल में उनकी 3-3.5 लाख वोटों से हार हुई थी,
वो भी कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि यार 3.5 लाख वोटों को कवर करना और उसके बाद जीत के लिए कुछ और वोट लेना, जो उनका क्षेत्र है, बड़ा राजगढ़ कठिन है काम। या गुना है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे गुना में अगर वो खड़े हो सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, तो लेकिन अब सवाल इसी बात का आ जाता है कि अब कांग्रेस के पास नेता ही कितने बचे भाई। अजय सिंह हो गए, अरुण यादव हो गए, दिग्विजय सिंह हो गए, कमलनाथ हो गए, कांतीलाल भूरिया हो गए। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कोई बड़ा नेता है। जीतू पटवारी वो हार चुके हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कि जो विधानसभा हार गए हमारे यहाँ के कुलस्ते जी, उनको फिर से टिकट दिया है। सतना से गणेश सिंह को फिर से टिकट दे दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि आदिवासी बाहुल्य इलाके में फग्गन सिंह कुलस्ते से बड़ा कोई नेता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रयोग करती है, और वो इसलिए प्रयोग कर लेती है क्योंकि उसको पार्टी छोड़ के जाने वालों पे कोई संशय नहीं है कि हमारी पार्टी छोड़ के कोई नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस के आप उदाहरण दे, आज ही उदाहरण है हरियाणा का कि कल प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, सुबह इस्तीफा होता है, शाम को नया मुख्यमंत्री शपथ ले लेता है नए मंत्रिमंडल के साथ। वही मैं बोल रहा हूँ कि वहां तो किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं उठता। वहां से आदेश आता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, दूसरा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लेता है, या केंद्रीय मंत्रियों को एक फोन आता है कि आप अपना इस्तीफा भेज दो। तो वहां की स्थिति में और कांग्रेस की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो धीरे 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 अपनी पकड़ खोता जा रहा है, और यही कारण है कि लोग भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो जैसा भी ब्रजेश भाई ने भी कहा कि एक बार ठप्पा लग जाता है आपकी हार का, तो वो आगे जाके दिक्कत देता है। वहीं उन्हीं पार्टी के लोग हाईकमान को शिकायत करते हैं कि साहब आपने ऐसे नेता को टिकट दे दिया जो 2 बार हार चुका है, जिसका कोई जनाधार नहीं है। क्योंकि यहाँ पे गुटबाजी जबरदस्त रूप से है, और गुटबाजी का कारण ये है कि वहाँ अनुशासन कमजोर हो गया है। पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, उनकी पकड़ कमजोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी में इससे उलट है, वहाँ कोई छूछपाट करने की स्थिति में नहीं है। जो कह दिया 2 लोगों ने वो फाइनल होता है, पत्थर की लकीर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने अभी बड़ा संकट है। मुझे तो लगता है कि क्या पता कब तक ये टिकट घोषित कर पाए, क्योंकि अभी तो मंथन ही चल रहा है, केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है, उसमें मंथन चल रहा है। अभी जबलपुर में तो आप देखो कि नगर अध्यक्ष नहीं तय हो पाया है, तो फिर लोकसभा के प्रत्याशी की तो बात ही छोड़ दी। जीतू पटवारी अभी तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए, कह रहे दिल्ली भेजिए, कब आएगी। प्रदेश अध्यक्ष जब अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाया, तो आप ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कोई भी नेता क्यों इतनी रिस्क लेगा कि वो चुनाव में लड़े, खड़ा हो और चुनाव में पैसा खर्च करे, करोड़ों रुपए आजकल चुनाव में लड़का कोई ऐसा तो नहीं कि बड़ी आसानी से चुनाव लड़ लिया जाता है। तो जब अपना पैसा भी खर्च करना है, अपनी इज्जत भी दांव पे लगाना है, तो ऐसे में क्यों आदमी कोशिश करेगा कि हमको टिकट मिल जाए। एक जमाना था जब कांग्रेस की टिकटों के लिए लाइन लगी रहती थी कि साहब किसी तरह से ये प्रकार टिकट मिल जाए, बड़े बड़े नेताओं से जुगाड़ लगाया जाता था। लेकिन वो समय अब चला गया है। कांग्रेस को फिर से आपको अपने आप को रिवाइव करना होगा। कांग्रेस में जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो खतरनाक है, पार्टी के लिए भी खतरनाक है और लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो तानाशाही की स्थिति बनती है। तो ये कांग्रेस को दूसरे, अभी आप देखिए कि वहां पे पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपने तमाम प्रत्याशी खड़े कर दिए, मतलब इंडियन जो गठबंधन था वो भी धीरे धीरे टूटता जा रहा है। तो इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी तो बहुत खुश है, वो तो चाह रही कि तमाम लीडर हमारे पास आ जाएं, फिर उनको हम चाहे बाद में दूध की मक्खी जैसा निकाल के फेंक दें। लेकिन अभी हम जो एक वातावरण बना रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, देखिए कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस युक्त भारत है, भारतीय जनता पार्टी हो रही है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं राजनीति में, ये मुझे लगता नहीं कि ये ठीक है लोकतंत्र के लिए। और कांग्रेस की जहां तक बात है, तो कांग्रेस जब तक अपने को रिवाइव नहीं करेगी और अपने शीर्ष नेतृत्व को अपना जो पकड़ है वो मजबूत नहीं कर पाएगी, तो ये स्थितियां बनेंगी। कोई टिकट लेने तैयार नहीं होगा और आपने जबरदस्ती उसको टिकट दे भी दी तो वो हारे हुए मन से चुनाव लड़ेगा। और निश्चित तौर पर जिस तरह से 5-5, 4-4 लाख का अंतर है पिछली लोकसभा में, वो अंतर आप कैसे पाट पाओगे भाई। देखिए 10, 20, 25 हजार वो तो तब था जब विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस का वोट शेयर लगभग बराबर था, और अब तो बीजेपी का वोट शेयर 8% ज्यादा विधानसभा में बहुत बढ़ चुका है। 8% बहुत होता है। तो अब जब 8% आपका वोट शेयर बढ़ चुका है, और लोकसभा में तो आप देखिए कि 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और वो तो अभी भी संकल्प लिए बैठे हैं कि हमको 29 सीटें जीतना है। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी उन्होंने बना दिया है। एक तो मतदाता पे भी बनाया है, 400 पार का जिस तरह से बनाया है, उससे जो मतदाता है उसके मन में भी ये बात आ रही कि यार जो पार्टी
के आसपास की बात कर रही है। हो सकता है 400 ना मिल पाए, लेकिन 350 पौने 400 तो मिल सकती है, तो क्यों ना हम इसी को वोट दें। और जब 400 की पार की आप बात करते हो तो फिर निश्चित तौर पर उस पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है जो विपक्षी और कोई ये नहीं पूछ रहा आएंगी कहाँ से, वो लोग कह रहे हैं कैसे आएंगी कैसे आएंगी, ये भाई कहाँ से आएंगे वो छोड़ दीजिए आप, लेकिन अभी जो एक नहीं, जो आप दबाव की बात कर रहे हैं तो चर्चा एक सिर्फ यही हो रही है कि सीटें कैसे आएंगी, ये नहीं कह हो रहा है कि कोई कांग्रेस उसका विकल्प बन जाएगी या कांग्रेस जीत नहीं, जाएगी। कोई चर्चा विकल्प उन्हीं की नहीं, जीत उनके पर हो मामले रही है, आज उन्हीं की सीटों पर हो रही है, और यही चर्चा कांग्रेस भी कर रही है जो विपक्षी दल है। उसके साथ ही ब्रजेश जी हम देखते हैं नकुल नाथ ये घोषित कर देते हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। वो विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए कहते थे छिंदवाड़ा का कैंडिडेट मैं घोषित करूंगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं आला कमान जो कहेगा उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो क्या दोनों स्थितियां कांग्रेस में कि अगर मन की है तो मन से कर लो और नहीं करना है तो आला कमान पे छोड़ दो। भाई ये जीतू पटवारी कह सकते थे ना कि मैंने अनुरोध किया आला कमान से कि मुझे चुनाव मैदान में उतार दें, या मैं चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सहित तमाम सारे नेता चुनाव मैदान में उतर जाएं। देखिए, कांग्रेस के आला कमान की स्थिति इस वक्त बड़ी दुविधा में है। हम कह सकते हैं कि वो उतना पावरफुल नहीं है, पावर विहीन हो गए हैं। इस वजह से जो नेता क्षेत्रीय छत्रप होते हैं ताकतवर, वो अपने हिसाब से निर्णय ले लेते हैं। नकुलनाथ ने ऐलान कर दिया तो किसने रोक पाया? आला कमान। यदि कह देता कि आपने अनुशासनहीनता की है, सब बीजेपी में कोई कर सकता है। कमलनाथ जी ने कह दिया कि नकुलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पार्टी आला कमान तय करने की हैसियत में है कि वो कमलनाथ जी को वहां से चुनाव लड़ा दे? और यदि जबलपुर से भी कमलनाथ जी का नाम चल रहा है तो पार्टी आला कमान तय कर सकता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में जब कमलनाथ पर भी डाउट हो रहा है तब भी वो उनको लड़ा सकते, क्योंकि कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। उसकी वजह है मनोज जी कि जिस तरह से छिंदवाड़ा को टारगेट किया है बीजेपी ने, यदि कमलनाथ ने वहां से मैदान छोड़ दिया तो नकुलनाथ के लिए जीत आसान नहीं होगी, मुश्किल हो जाएगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कमलनाथ यदि छिंदवाड़ा में नहीं रहे तो एक सीट और है जो कांग्रेस की, वो गंवा देंगे। तो आप देखिए कि कांग्रेस में अलग हालात हैं, बीजेपी में अलग हाल। तो जहां क्षेत्रीय छत्रप दमदार होता है वो कह देता है, जो कमजोर होता है वो कहता है कि आला कमान तय करेगा। आला कमान गिरने पे आप देख लीजिए, चाहे अशोक गहलोत की बात कर लें, चाहे कमलनाथ की भी, जब तक कमलनाथ के पावर में है जो चाहे करते रहे। लेकिन इसी तरह से गहलोत को देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी पार्टी, लेकिन उन्होंने सचिन पायलट को कुर्सी देने से मना कर दिया। तो जहां छत्रप ताकतवर हैं, जनाधार उनके साथ है, उनसे अब आलाकमान डरने लगा। लेकिन मौका तो यही है ना कि छत्रप अपनी ताकत चुनाव में दिखाए कि कम से कम ठीक है हम खुद लड़ रहे, 2-4 सीटें जिता दे, तब तक तो छत्रप है, वरना तो फिर यही सवाल उठते रहेंगे। लेकिन अब वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद भट्ट जी। तो कांग्रेस ने बहुप्रतिशत सूची की हम एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा इंतजार तो खत्म किया ही सही है। 28 में से 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिनमें से 7 सीटें रिजर्व है, 3 विधायकों पर दाव लगाया है और कुछ युवा चेहरों पर भी दाव लगाया है। लेकिन युवा जोश के साथ अगर होश के साथ होते, अगर कुछ अनुभवी चेहरों का भी टिकट मिल जाता, या जो जिनके बारे में संभावना थी ये तो चुनाव मैदान में उतरेंगी, अगर कांग्रेस उनके नाम भी पहले घोषित कर देती तो शायद उसके प्रत्याशियों के लिए इस चुनाव में थोड़ी सी आसानी हो सकती थी। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।